हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ओके। और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डाउट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, डिफाइन रजिस्टिविटी। इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। डिफाइन रजिस्टिविटी पहले समझ लो बच्चों। रजिस्टिविटी को डिफाइन करना है बेटा। रजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करना है? रजिस्टिविटी शुरू होती है रेजिस्टेंस के एक्सप्रेशन से, है ना। वी नो दैट जो रेजिस्टेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, गिव इट नंबर वन। एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, गिव इट नंबर टू। दो चीजें हमने आपको बताई हैं, नंबर वन और नंबर टू। अब दोनों को मर्ज कर दीजिए बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को मर्ज कर दिया तो आर प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? एल बाई ए। आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। सो यहां से बेटा प्रोपोर्शनल हटाइए। सो आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। हियर रो इज अ कांस्टेंट कॉल्ड resistivity ऑफ मटेरियल मीडियम, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना। अब जैसे अभी बच्चे परेशान हो रहे थे यूनिट के लिए, कितने बार मैंने आपको यूनिट बताई है कि यूनिट कैसे निकालते हैं। तो यूनिट के लिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी आप जानते हैं कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। सो यहां से रो की वैल्यू कितनी आएगी? R A अपॉन में कितना? L। तो रो इक्वल्स टू आ गया आपके पास में R A बाई L। चलिए बनाइए यूनिट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, क्या बन गया बेटा? ओम मीटर। डैश लगता है बेटा, ओम मीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चों रेजिस्टिविटी यूनिट होती है ओम मीटर। अब देखिए रेजिस्टिविटी की एक और डेफिनेशन है, वो भी देख लो, कई बार लिखने में आता है। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इफ हम कंडक्टर का लेंथ लेते हैं 1 मीटर, इफ वी हैव सेलेक्टेड अ कंडक्टर विद लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। एक हमने कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। सो R इक्वल्स टू रो, L की जगह 1, एरिया की जगह भी 1। तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो, जिसको पलट करके आप लिख सकते हैं रो इक्वल्स टू R। तो क्या बनी डेफिनेशन? हम लिखेंगे न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी है इसलिए वर्ड आया न्यूमेरिकली। रेजिस्टिविटी ऑफ अ conductor of a conductor is defined as its resistance। मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की वैल्यू के बराबर होती है। कब? व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो आपने कंडक्टर कंसीडर किया उसकी लेंथ कितनी लोगे? 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाउ मच? 1 मीटर स्क्वायर। मींस बच्चों, अगर आपके पास में कोई कंडक्टर है जिसका लेंथ 1 मीटर है, द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर and you considered its area is 1 meter square. Okay, so what is resistivity? resistivity होगी इसकी 1 ओम मीटर। तो सॉरी इसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो इसके रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। किसके इक्वल?
रेजिस्टेंस के इक्वल, देन इट्स रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू इट्स रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि आपने लेंथ की वैल्यू 1 पुट कर दी, एरिया भी 1 पुट कर दिया, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया? रेजिस्टिविटी के इक्वल, मतलब रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल। तो ये दो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आइए देख करते हैं बच्चों, नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 22। हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर चेंज व्हेन इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड? 3 क्वेश्चन है बच्चों इसमें, 1 बाय 1 हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास में। बेटा ओरिजिनली आपके पास में एक वायर ले लीजिए, कंसीडर ये ओरिजिनली आपके पास में एक वायर है। ओके, ये वायर है आपके पास में जिसकी ओरिजिनल लेंथ आपके पास में L है, और इसका डायमीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ R, मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी? R। ओके, ये आपके पास में एक ओरिजिनल वायर है, ठीक है ना। तो अब जो है, और इसकी मटेरियल की कंडक्टिव रेजिस्टिविटी कितनी है? रो। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 इक्वल्स टू, आप जानते हैं, रो L अपॉन कितना बेटा? A, रो L अपॉन A। ठीक है, तो यहाँ पे पहला केस हो गया रो L बाई A, इसे आप नंबर 1 दे दें, ये आपका मेन इक्वेशन है, ठीक ना, रो L बाई A। अब पढ़ते हैं फर्स्ट, इट्स लेंथ इज ट्रिपल्ड। आइए करते हैं, मतलब सेकेंड केस में क्या कर दिया गया, शुरुआत में जो पहली लेंथ थी L1, आपको यदि दिक्कत हो रही है तो एक काम करिए, आप सब कुछ L1 A1 ऐसे लिख लीजिए। सो L1 इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इज L, A1 इक्वल टू ओरिजिनल एरिया इज इक्वल्स टू A, एंड R1 ओरिजिनल रेडियस इज R। ठीक है ना, ये हो गया। अब चलिए लिखता हूं मैं, सो ए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू होता है रो L बाई A। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट केस में R इक्वल्स टू रो L बाई A होता है, और इस केस में हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा R1 इक्वल टू, रो की जगह रो ही रहेगा क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ कितनी है बेटा? L1 की जगह L ही रहेगी, और एरिया कितना है हमारे पास में? A ही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट केस में आप चाहो तो इसको L1 अपॉन A1 कर दो, तो L1 की जगह आपने L पुट कर दिया, A1 की जगह आपने A पुट कर दिया, ये बन गया आपका पहला केस, दिस इज फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस बनाते हैं, तो लिखेंगे इन सेकेंड केस क्या कर दिया गया बेटा, देखो रजिस्टिविटी जो है, रजिस्टिविटी तो रो ही है क्योंकि मटेरियल तो बदला नहीं है, इसको भी रो 1 ले लो। तो इन सेकेंड केस जो रजिस्टिविटी है, सेकेंड केस में रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी सेकेंड केस की रजिस्टिविटी रो 2, क्या मटेरियल बदला कि नहीं बदला? नहीं बदला, तो सेम है, मटेरियल सेम है बेटा, पहले केस में देखो ना, केवल लेंथ बदली है, तो मटेरियल सेम है, तो रजिस्टिविटी रो है। हाँ, लेंथ कितनी हो गई बेटा? L2, 3 गुनी कर दी गई लेंथ बेटा, है ना, ट्रिपल कर दी गई बेटा। तो मतलब पहले L थी, पहले कितनी थी? L थी, अब कर दी गई बेटा 3L। अच्छा, एरिया में कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो एरिया अभी भी कितना है? A है। अब चलिए नया वाला रेजिस्टेंस निकालते हैं R2, तो R2 इक्वल टू रो 2 L2 अपॉन कितना बेटा? A2, रो L बाई A। सेकेंड केस में मैंने सब में 2 लगा दिया, तो R2 इक्वल टू रो 2 की जगह कितना बेटा? रो, L2 की जगह कितना बेटा? 3L, और A2 की जगह कितना? A। बेटा ध्यान से देखो, R2 इक्वल टू A2 की जगह A रहेगा बेटा, एरिया चेंज नहीं किया ना, एरिया सेम है ना पहले जैसा, तो बेटा 3, ये बन गया रो L अपॉन कितना? A। ध्यान से देखो, ये रो L अपॉन A पुराना वाला R1 था कि नहीं था? तो आप लिख सकते हो R2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ओल्ड R1, मतलब नया रेजिस्टेंस जो होगा पुराने वाले का कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया ना। हाँ, इसका एक तरीका, मतलब बड़ा तरीका तो ये है, अब एक इसका छोटा तरीका भी है, देखो कैसे। आपने देखा है, वी नो R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू L। बेटा इसे रेशियो रूल बना दो, बाई रेशियो रूल, आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। युवराज, युवराज, आपने 8th क्लास में इसका रेशियो रूल पढ़ा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का क्या होता है? R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर? तो बेटा पहला रेजिस्टेंस कितना था? R, दूसरा रेजिस्टेंस पता नहीं, पहली लेंथ कितनी थी? L, और दूसरी कितनी? 3L, L से L कैंसिल, कितना हो गया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, R अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
यहाँ पे आएगा 3R और यहाँ पे आएगा कितना R2, मतलब नया रेजिस्टेंस कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये सबसे सरल मेथड है, बट इसके लिए आपको प्रोपोर्शनलिटी का ज्ञान होना चाहिए जो 8th क्लास में आपने पढ़ा है। सेकेंड केस देखते हैं बेटा। सेकेंड केस कह रहा है इट्स डायमीटर इज ट्रिपल्ड, इसका डायमीटर ट्रिपल कर दिया गया है, ठीक है ना। तो डायमीटर मेरे साथ आप लोग लिख सकते हैं, डायमीटर आपको ट्रिपल कर दिया गया है। तो सबसे पहले लिखिए R1 इक्वल्स टू ρ1L1/A1, ठीक ना। R1 इक्वल्स टू ρ1L1/A1, ठीक है। तो यहाँ पे ρ1 की जगह रो है, जो हमारे पास फॉर्मूला था शुरू में वही, R इक्वल्स टू ρL/A, R1 इक्वल्स टू ρL/A, वही। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं R1 इक्वल्स टू ρ1 की जगह रो, L1 की जगह L और एरिया की जगह कितना, A, नंबर 1 फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकेंड केस देखो बच्चों, सेकेंड केस में क्या मटेरियल चेंज किया, नहीं किया, तो ρ2 इक्वल टू रो ही है, बोलो ठीक। क्या लेंथ चेंज करी, नहीं करी, मतलब L2 इक्वल टू भी कितना है L, बट बच्चों डायमीटर चेंज कर दिया है, डायमीटर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। बट देखिए ध्यान से, जो नया वाला डायमीटर है D2, वो पुराने वाले डायमीटर का कितने गुना है, 3 गुना, D1 का 3 गुना है। तो आप लिखिए कॉपी में D2 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ D1, है ना। D2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ D1, 3 टाइम्स ऑफ D1, राइट। हाँ, D2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ D1। D2 कितना होता है बेटा, 2R2, क्योंकि रेडियस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। तो D2 बन जाएगा 2R2 और ये बन जाएगा 3 और D1 बन जाएगा 2R1, 2 से 2 कर दो कैंसिल, R2 आ गया कितना, 3R1 आ गया, R2 इक्वल टू 3R1 आया। हाँ, क्यों नहीं आया भाई, देखो D2 को क्या लिखेंगे, 2R2, डी डी पहला वाला तो वही है जो था, डी D2 D1 पहला वाला होगा, D2 दूसरा वाला होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, डायमीटर कितना कर दिया गया। हाँ, तो किस वाले का, सेकंड वाले का कि फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का। तो D2 इक्वल टू ट्रिपल ऑफ D1 लिखिए, लिखा। हाँ, अब D2 को लिखिए 2R2 और इक्वल टू 3 टाइम्स 2R1, 2R1 3 टाइम्स 2R1। हाँ, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो R2 आ गया कितना, 3R1, राइट। नाउ अब आते हैं हम लोग निकालने में एरिया, है ना। सो अब हम इसका वो निकालते हैं रेजिस्टेंस बच्चों, R2 इक्वल टू रो 2 L2 अपॉन कितना, A2, क्योंकि सेकेंड केस का रेजिस्टेंस है। तो रो 2 L2 अपॉन A2, बताइए R2 रो 2 कितना होगा। तो देखिए रो 2 नो चेंज है, तो रो 2 इक्वल टू कितना हो गया, रो, लेंथ चेंज है कि नहीं है, नहीं है, L। नाउ एरिया, एरिया देखो बेटा होता है πr², πr², तो सेकंड वाला एरिया होगा A2 इक्वल टू पाई इंटू R2 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई सेकंड वाली रेडियस का स्क्वायर। ध्यान से देखना, R2 इक्वल टू रो की जगह रो L पाई, देखिए ध्यान से R2 कितना आया है, R2 हमारा 3R1 आया है कि नहीं आया है, तो R2 इक्वल टू आया है 3R1 का होल स्क्वायर। सो R2 इक्वल टू रो L अपॉन पाई और 3 का स्क्वायर 9 R1 का स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो R2 इज इक्वल्स टू बेटा 1/9 बाहर कर लो और क्या बन गया देखिए, रो L अपॉन पाई R1 स्क्वायर। अब बचा कि नहीं बचा, तो R2 इक्वल टू 1/9 बाहर आ गया। ध्यान से देख के बताओ, क्या ये R1 है कि नहीं है, ये लिखा है रो, ये लिखा है L और ये लिखा है एरिया, क्योंकि एरिया इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर। तो क्या ये R1 है कि नहीं है, तो R2 इज इक्वल्स टू 1/9 इंटू कितना, R1, मतलब नया रेजिस्टेंस जो है सेकंड केस में कितना हो जाएगा, 9, 1/9 टाइम्स, कितना हो जाएगा 1/9 टाइम्स। तो देखिए सेकंड केस में आंसर आ रहा है R/9, R/9, न्यू रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R/9। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट तरीका प्रोपोर्शनलिटी रूल से। बेटा आप जानते हैं कि वी नो दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बोलो यस कि नो।
आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसका रेशियो रूल लगाएंगे, तो रेशियो रूल क्या बनेगा, R1/R2 इक्वल टू, बच्चों R1/R2 इक्वल टू एरिया है वेरिएबल, तो यहाँ पे आएगा A2/A1। क्या आएगा, A2/A1, क्योंकि इनवर्सली चलता है तो इनवर्स में उल्टे हो जाते हैं, A2/A1। चलिए बनाते हैं फॉर्मूला। देखिए इनिशियल रेजिस्टेंस R1 कितना था, R मान लीजिए, इनिशियल रेजिस्टेंस R1 R था, नया रेजिस्टेंस R2 आपको निकालना है। ऑल यू नो एरिया होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R2 स्क्वायर और नीचे पाई R1 स्क्वायर। क्लियर, पाई से पाई क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो R/R2, R मतलब पुराना रेजिस्टेंस, R2 मतलब नया रेजिस्टेंस, पाई। बताइए R2 कितनी है, 3R1 है कि नहीं है, तो 3R1 का स्क्वायर और यहाँ पे केवल R1 का स्क्वायर। सो R/R2 इक्वल टू, पाई तो पहले ही कट चुका है, 9R1 स्क्वायर अपॉन में कितना, R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर से R1 स्क्वायर कैंसिल, तो R2 ऊपर चला जाएगा, R/R2 इक्वल टू कितना आया है, 9/1। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 9R1 9R2 इक्वल टू R। क्लियर, सो R2 इक्वल्स टू R/9, मतलब जो नया रेजिस्टेंस होगा R2 का वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/9 टाइम्स। चलिए अगला केस, थर्ड केस कह रहा है कि रजिस्टिविटी को 3 गुना कर दिया जाए, इफ मटेरियल इज चेंज टू 1 whose resistivity is 3 टाइम्स। तो फिर से आ जाइए बेसिक फॉर्मूले पे। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब यदि देखा जाए तो रेजिस्टेंस सीधे सीधे रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेशियो रूल क्या बनेगा, वेदांत बताइए, रेशियो रूल क्या बनेगा, R1/R2 इक्वल टू, देखो ρ1/ρ2, ठीक है ना, ρ1/ρ2 ये आएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चलिए देखिए, फर्स्ट वाला रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड वाला रेजिस्टेंस R2 फाइंड करना है। पहली रजिस्टिविटी सपोज रो थी और सेकंड में कह रहा है कि रजिस्टिविटी 3 गुना कर दी गई, मतलब सेकंड वाली रजिस्टिविटी जो हो गई 3 रो हो गई है। तो इसको यहाँ पे क्या कर दो, 3 रो से रो कैंसिल, तो देखिए R1/R2 इक्वल टू 1/3, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो R2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R1। तो नया रेजिस्टेंस जो होगा पुराने रेजिस्टेंस का कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना, 3 टाइम्स। डन, इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपकी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। कह रहा क्वेश्चन नंबर 19, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 0.5 मीटर लॉन्ग नाइक्रोम। तो बेटा सबसे पहले इसमें एक 0.5 मीटर का लेंथ दी गई है, 0.5 मीटर की एक नाइक्रोम है, वायर XT, ठीक है। एक वायर है आपके पास में जिसका नाम है नाइक्रोम का वायर, जिसका नाम है XT है, वैसे XY होना चाहिए, कोई बात नहीं है, XY कर लो इसको, XY। एक एमीटर है, एन एमीटर, अ वोल्ट मीटर एंड 4 सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट ईच एंड अ प्लग की वॉज सेट अप। कह रहा है सबसे पहला क्वेश्चन आएगा बेटा, ये 2 से 3 नंबर का आएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि बताइए सर्किट डायग्राम क्या है इसका। तो युवराज आप सर्किट डायग्राम एक्सपर्ट हो, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड बिटवीन एक्स एंड वाई एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्स वाई। कह रहा है कि एक्स वाई में जितनी करंट जा रही है और एक्स वाई के ऊपर जितना वोल्टेज गिर रहा है, उस वोल्टेज को स्टडी करने के लिए सर्किट डायग्राम बनाइए। आइए हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो वायर है वो बना लो भाई साहब। तो आपके पास जो वायर है नाइक्रोम का वो एक्स वाई वायर है। तो बेटा ये एक्स टर्मिनल ले लो और ये वाई टर्मिनल ले लो, ये एक्स वाई आपके नाइक्रोम का वायर हो गया और इसका कोई अननोन रेजिस्टेंस है आर, आपको नहीं पता कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ना हमें दिया गया है। ये 0.5 मीटर लंबा वायर है, इसका 0.5 मीटर दिया गया, बट लेंथ से हमको कोई खास मतलब नहीं है ना। चलिए ठीक, अच्छी बात है। अब कह रहा है कि इसमें एक एमीटर लगाओ और इसमें एक वोल्ट मीटर लगाओ, ठीक है, और प्लग की बनाओ और 1.5 वोल्ट के 4 सेल लगाने हैं। चलो आ जाओ, तो पहले सबसे मैं सेल लगाता हूं। ये लीजिए, यहां से कनेक्शन गया, बीच में बेटा एमीटर लगा दो, क्योंकि एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। तो ये एमीटर हो गया, ठीक है। बेटा 4 सेल लगा दो, 1 2 3 4, 4 सेल हो गया बेटा। तो 1.5 वोल्ट के ईच हैं, मल्टीप्लाइड बाई 4, बोलो कितना हो गया बेटा, 6 वोल्ट। कितने वोल्ट की बैटरी हो गई बेटा ये,
सिक्स वोल्ट की बैटरी हो गई 6 वोल्ट की। अब देखो बेटा यहाँ पे ये वाई है, आपको क्या लगाना है, वोल्टेज नापना है। किसके वोल्टेज नापना है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो बेटा जहां पर आपको वोल्टेज नापना होता है उन दो टर्मिनल के बीच में क्या लगाया जाता है, वोल्ट मीटर। तो ये आपने लगा दिया वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हो गई बात पूरी बच्चों, वोल्ट मीटर लगा दिया हमने। बेटा आगे क्या करेंगे, अब देखो बेटा, अब यहां पर क्योंकि ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट है तो हमको करंट बदलना है। हमको क्या करना है, करंट बदलना है, और अलग अलग करंट पे अलग अलग वोल्टेज की रीडिंग लेनी है। तो बेटा करंट बदलने के लिए यहां पर एक लगाते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या लगाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। ये लग गया है रिहोस्टेट। तो आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो और आप इसको इसके हिसाब से भी लगा सकते हो। ये देखो ये दोनों है। ओ एक चीज मैं भूल गया, पता क्या, स्विच लगाना। क्या लगाना, स्विच लगाना। तो बेटा स्विच आप यहां कहीं पर लगा दो, तो यहां पर आप स्विच लगा दो, बोलो ठीक है। ये आपने स्विच लगा दिया, की बोलते हैं स्विच को, के फॉर की। हाँ तो चलिए ये डायग्राम बना लीजिए, चाहे ये बनाना हो तो ये बना लीजिए और हमारा वाला भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट और रिहोस्टेट होता है, इसको रिहोस्टेट बोलते हैं। रिहोस्टेट बिल्कुल जरूरी रहता है ओम्स लॉ में। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो रिहोस्टेट आपको लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना पड़ेगा, देखो जैसे मान लो आप यहाँ पर कितने, यहाँ पे 1.5 इंटू 4, यानी कि आप 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखे हो। बोलो क्लियर, 6 वोल्ट की बैटरी है। अगर आपको मान लो 6 वोल्ट की बैटरी को आपको करना है 4.5 वोल्ट की, 4.5 का आपको पावर भेजना ऊपर। तो या तो तरीका है कि इसमें से एक सेल हटा लो, तो 1.5, 1.5 और 1.5 की तीन बचेंगी, तो कितना हो गया, 4.5। और एक तरीका है कि इसको लगे रहने दो। यहां पर ये रिहोस्टेट है, रिहोस्टेट से आप रेजिस्टेंस को बढ़ा दो, रेजिस्टेंस को क्या कर दो, बढ़ा दोगे। तो जैसे रेजिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो इससे जाने वाली करंट कम हो जाएगी। मतलब ये बैटरी भले ही बड़ी लगी हुई है मगर किसका काम करेगी, छोटे का। समझ में आ गया। तो रिहोस्टेट से करंट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। रिहोस्टेट को हाँ सीरीज में कहीं भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना, चाहे यहाँ लगा दें चाहे यहाँ लगा दें। जैसे स्विच है, आप चाहे यहाँ पे लगा दो, चाहे स्विच को यहाँ लगा दो, चाहे स्विच को यहाँ लगा दो, ठीक है ना। एमीटर के बाद लगा दें, एमीटर के बाद लगा दीजिए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पहला सर्किट डायग्राम आपका जो उन्होंने पूछा है कि बताइए सर्किट डायग्राम। सेकंड केस देखो बेटा, सेकंड केस क्या कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है व्हाट would be the values of I upon V ratio when the potential difference is 0.8 volt, 1.2 volt and 1.6 volt। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन ने पूछा है कि I अपॉन V की वैल्यू क्या होगी। बेटा I अपॉन V होता क्या है, तो आप जानते हैं V इक्वल टू होता है आर आई, V इक्वल टू होता है आर आई। तो हमसे ये एक्चुअली इनको V अपॉन आई पूछना था और इन्होंने I अपॉन V गलती से लिख दिया है, तो क्वेश्चन को चेंज कर लीजिए। व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ V अपॉन आई रेशियो। तो यहाँ I अपॉन V नहीं है, यहाँ पे क्या है बच्चों, V अपॉन आई। तो V अपॉन आई कितना निकलेगा, देखो V अपॉन आई इक्वल्स टू निकलेगा R, V अपॉन आई निकलेगा R, ठीक है ना। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैं एक टेबल बना लेता हूँ और मैं हर बार रेशियो निकालूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये V है, यहाँ पे ये आई है, ठीक है ना। ये V है और I है, और मैं क्या निकालूंगा तीसरी बार, रेशियो V अपॉन आई। तो तीसरी बार में मेरा रेशियो निकलेगा V अपॉन आई, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, R। कितने केस हैं, एक केस 0.8 वोल्ट, V 0.8 वोल्ट पे है। सेकेंड केस 1.2 वोल्ट, थर्ड केस 1.6 वोल्ट, ठीक है। और आई की वैल्यू चाहिए, तीन वैल्यू कहां से मिलेंगी, ग्राफ से। आ जाइए ग्राफ पे। सबसे पहला है 0.8 वोल्ट, ठीक है ना, सबसे पहला है 0.8 वोल्ट। तो अभी इक्वल टू 0.8 वोल्ट, सबसे पहले बेटा हमको बोला गया है 0.8 वोल्ट पे आपको V अपॉन आई निकालना है। बेटा एक्चुअली ये इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको प्योर ग्राफ चाहिए है, प्योर ग्राफ चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा ग्राफ में छोटी छोटी लाइन होती हैं और हमको पता होता है। अभी यहाँ तो मैं केवल अंदाजा मार सकता हूँ, यहाँ पे मैं अंदाजा मार सकता हूँ। देखो बेटा सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज कितना है 0.8, तो ये 0.5 यहाँ कहीं पर जा रहा है बेटा,
तो 0.5 पर वैल्यू 0.2 की है, 0.8 बेटा यहां कहीं पर आएगा, है ना, और 0.8 पर वैल्यू ये देखो समहाउ यहां पे आ रही है, इधर पे, ठीक है ना। हो सकता है मैं करेक्ट ना हूं क्योंकि ग्राफ मेरे पास नहीं है, मैं बस अंदाजा लेके कर रहा हूं। ये ग्राफ बिल्कुल जब आपके पास एग्जैक्ट होगा या आप बनाएंगे इसको ग्राफ में तब बिल्कुल मिलेगा, समझ गए, जब आपके पास में खांचे होंगे इस तरीके से, ठीक है ना। चलो इसका एक तरीका और है मेरे पास, मैं इसको कर सकता हूं कैसे, बच्चों देखो यहाँ पे, है ना, देखिए बेटा यहाँ पे 0 से लेके 1 वोल्ट है और आपके पास में 0.5 बीच में दिया है, मतलब 0.1 0.2 0. मतलब यहां तक कितने, यहाँ पे 10 कॉलम गए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 10 गए हुए हैं, बट हमारे पास ग्राफ एक्चुअल नहीं है तो हम बना ही नहीं सकते हैं, सही कहा जाए तो। और बट इसमें मतलब अंदाजा ही करना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ की पूरी वैल्यू हमको पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जितना करीब आ सकते हैं हम आते हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है 0.8 वोल्ट, तो 0.8 वोल्ट में मैं इस तरीके से सीधी लाइन खींच करके थोड़ा सा पता करने की कोशिश करता हूं, तो मेरा यहाँ पर ग्राफ कहीं पर जा रहा है, मतलब 0.8 वोल्ट पर जो करंट आ रही है 0.2 के बाद कितनी पे आएगी, 0.3 पे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो चलिए अब हम निकालते हैं, हमको क्या निकालना है, V अपॉन आर। तो आई सॉरी आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल्स टू निकालना वी अपॉन आई। इस पॉइंट पर वोल्टेज कितना है 0.8 और इस पॉइंट पर करंट हमारी कितनी है 0.3। देखिए मैंने करंट अप्रोक्सीमेट करी है 0.3, इन लोगों ने कितनी करी है 0.8 पर जो करंट अप्रोक्सीमेट करी है इन लोगों ने तो कुछ लिखा भी नहीं है, कुछ लिखा भी नहीं है, कोई रीडिंग ही नहीं ली है, सीधे 1.5 पे कर दी है, बाकी पे लिखा ही नहीं है। यस व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस V अपॉन आई रेशियो 0.8 1.2 एंड 1.6। चलो ठीक है, इन्होंने नहीं किया हम कर देते हैं। तो 0.8 पर 0.3 बेटा डेसिमल से डेसिमल डिवाइड हो गया, आंसर आएगा 8/3, 8/3, 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आंसर 2.66, 2.66 ओम। तो बेटा फर्स्ट हमारा रेशियो कितना आ चुका है 2.66 ओम। देखिए इनका आंसर कितना आया है, इनका आंसर आया है 2.5, मतलब हम बहुत ही करीब हैं, हम बहुत ही करीब हैं, हमने अप्रोक्सीमेट किया है फिर भी। चलिए नेक्स्ट है 1.2 वोल्ट, भाई 1.2 वोल्ट यहां कहीं पर बैठा होगा, ये 1.0 है ये 1.5 है, तो 1.2 यहां कहीं पर बैठा होगा। तो चलो एक लाइन खींचते हैं और यहां से पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो सम हाउ बेटा देखो यहां पर आएगा, तो ये 0.4 है, ये 0.5 है और ये 0.6 है। तो अगेन आर इक्वल टू वोल्टेज है बेटा कितना 1.4 और करंट अपने कितनी लिखी 0.5, मान लो कितना, मान लो 0.5। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो इससे कैंसिल हो गया बेटा ये डेसिमल डेसिमल 14/5। हाँ अच्छा 1.2 लिया है, ओके यस 1.2। तो बेटा कितना आ गया 12/5, कितना आ गया 12/5। चलो डिवाइड करते हैं, तो 12 में 5 का डिवाइड कर दिया, 12 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 2.4। हाँ अभी भी बिल्कुल आसपास है 2.4, 2.4। देखिए आपका आंसर तो सेम आना चाहिए मगर उसके लिए आपको एग्जैक्ट ग्राफ बनाना। अगला है नेक्स्ट है बेटा 1.6 वोल्ट, तो 1.6 वोल्ट यहाँ पे है। अब बेटा इस पे करंट कितनी है, ओके 1.6 पे यार मुझे करंट थोड़ी सी ज्यादा समझ में आ रही है, 0.6 से एकदम सीधी लाइन बनी है क्या, हाँ नहीं बनी सीधी लाइन, तो 0.6 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना मान लूं 0.7 मान लेता हूं। तो R इक्वल टू V अपॉन आई, वोल्टेज कितना 1.6 और करंट कितनी 0.7, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 16/7। चलिए डिवाइड करता हूं 16 में 7 का, तो 16 डिवाइड बाई 7 बेटा कितना आंसर आएगा 2.2। देखो बेटा यहां पर अलग अलग रेजिस्टेंस क्यों निकल रहा मालूम है बेटा टाइम, क्योंकि हमारा ग्राफ प्योर नहीं है। जब आपका ग्राफ प्योर होगा ना बेटा तो एवरी टाइम बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस निकलेगा, बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस निकलेगा। तो यहां पे निकाला इन लोगों ने, देखिए R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो 1.5 वोल्ट मिला है 0.6 ओम पे, है ना 0.6 एम्पियर पे, तो 0.6 एम्पियर पे
1.5। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हमारी हेल्प करी है इन लोगों ने, हम देख नहीं पाए उस हेल्प को। ये देखिए बिल्कुल 1.5 बैठा हुआ है, ये है 1.5 और 1.5 के ऊपर 0.6 है, तो एक पॉइंट इन लोगों ने दिया है हमको करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए। 0.6 आपका करंट है और 1.5 आपका वोल्टेज है। सो आई इक्वल्स टू, सॉरी आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो वी की वैल्यू कितनी, 1.5 और करंट कितनी है 0.6। सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना 2.5। तो बेटा केवल एक वैल्यू है हमको जिसपे एग्जैक्ट ग्राफ हमारा हमारी मदद कर रहा है, बाकी कोई पॉइंट नहीं है। आप देखिए केवल ये वाला पॉइंट है जो हमारी बिल्कुल करेक्ट रेजिस्टेंस निकालने में मदद कर रहा है, क्योंकि करेक्ट ये 1.5 के लेवल पे दिया हुआ है बिल्कुल, और इस लेवल पे करंट कितनी दी गई है 0.6। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये बन जाएगा आपका वोल्टेज 1.5 वोल्टेज, और ये बन जाएगी आपकी करंट। बाकी के लिए बेटा आपको ग्राफ की प्योरिटी चाहिए है, ठीक ना, बाकी के लिए आपको ग्राफ की प्योरिटी चाहिए। ग्राफ उसके लिए, ग्राफ बेटा ग्राफ पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, ग्राफ पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि आप एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सको कि सामने क्या है। जैसे मान लो 1.4 आए तो 1.4 ही लिखो आप, डन।